पहाड़ी क्षेत्रों में भालू और गुलदार के हमलों ने दहशत बढ़ा दी है। बीते दिन खिरसू ब्लॉक के कोटी गांव में एक महिला को गुलदार ने घायल किया था। वहीं आज पौड़ी ब्लॉक के डोभाल ढांडरी में 60 वर्षीय भगवानी देवी पर दिन दहाड़े गुलदार ने हमला कर दिया। महिला खेत में घास काटने गई थी, लेकिन उसके साहस और चिल्लाने की आवाज सुनकर गुलदार वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने महिला को तुरंत 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पौड़ी पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इजॉन डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु सिंह मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और आक्रामक गुलदार को ढेर करने की अनुमति की मांग की। वन विभाग और प्रशासन ने समझाया कि मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और कैमरा ट्रैप लगाकर गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये तो लगभग 2-2:30 पौने 3 बजे के आसपास की बात है। घास के लिए गए थे और तब तक बाघ ने हमला कर दिया। और तो साथ में कोई था जो शोरगुल थे। अरे है कि यहाँ खरोचे हैं, वो नाखून है, वो निशान है। मुंह से पकड़ के ले गया, मुंह से पकड़ के मतलब गंभीर रूप से है घायल। तो खैर तो बात हुई थी, बता रहे कि हो जाएगा क्या उपचार। बोला था हमने, कहीं बड़ी बात है तो बोला कि हो जाएगा। देखिए, अब ऐसा तो शायद संभव नहीं है कि वो एक एक करके पकड़ के उनका मेडिकल करवाएं कि ये किसने खाया है, उसने खाया है। जो भी है आदमखोर उसको मार दें। और इससे पहले भी जो घटनाएं हो रही हैं लगातार बाघ की, भालू की, तो काफ़ी मतलब आम जनता जो है गांव में रहने वाले बहुत परेशान हैं इनसे। डॉक्टरों ने तो कहा अभी नॉर्मल है, अभी ज़्यादा कुछ वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी तो है ही, क्योंकि हो भी सकती है दिक्कत, क्योंकि बहुत घाव तो काफ़ी बड़ा है। देखते हैं, डॉक्टरों ने भी बोला है कि अभी हो जाएगा यहाँ पे ट्रीटमेंट। 62 साल की महिला हैं, भगवान देवी नाम है इनका। ये आई थी, इनको मतलब नेक पे उनका लैसेशन इंजरी है 3 जगह, और हमने और सर्जन साहब ने मिलकर सब इनका ट्रीटमेंट कर दिया है। अभी इनकी स्थिति काफ़ी स्टेबल है, इनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। नहीं, हमें मैसेज मिला था कि लेपर्ड अटैक के पेशेंट आने वाले हैं, तो हम लोग तैयार पहले से ही हैं, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है अच्छे से। सर्जन साहब भी थे, बाकी सब स्टाफ ने मिलकर अच्छे से ट्रीटमेंट किया और उनको आईसीयू में भर्ती किया है। अभी उनकी हालत बहुत अच्छी है। वन विभाग इतना निकम्मा विभाग, जिसकी संवेदनहीनता नाम की चीज, जिसके अंदर चीज नहीं है। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक डीएफओ वो घटना स्थल पर नहीं जाता है, एक रेंज और डिप्टी रेंजर स्तर के अधिकारियों को वहां भेजा जाता है और बात पिंजड़ा लगाने की जाती है। पिंजड़ा लगाने के बाद ये उन गुलदारों को कहां छोड़ते हैं, इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जहां भेजा जाना चाहिए वहां ये भेज नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालत में तो गुलदारों के साथ हमको रहना ही पड़ेगा, और हमारे बच्चों को गुलदार खाएंगे, हमारे लोगों को गुलदार खाएंगे। और जनप्रतिनिधि भी संवेदनहीन हो गए हैं। इतनी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि घटना स्थल पर या उस गांव में या उस परिवार की को संवेदना देने के लिए नहीं जा रहा है। आला अधिकारियों की तो बात ही छूट दी है। ये कल के बाद एक और घटना आज हमारे संज्ञान में आई और यहाँ पे चिकित्सालय में महिला को प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। और हम फैमिली के साथ बने हुए हैं और उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए वो प्राथमिकता पे दी जा रही है। साथ ही जो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा संज्ञान में है, इसमें वन मुख्यालय स्तर से भी आज एक बैठक हुई थी 12:30 बजे, जिसमें इस तरह के जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उनको निराकरण के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और जो भी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी तत्काल धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो गया अभी, जब ये ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे हो रही हैं और पौड़ी में खासकर ज़्यादा हो रही है, तो इसमें हम कर रहे हैं। वन विभाग जो है, जहाँ भी ये ऐसे जानवर जो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ वाली सिचुएशन बन रही है, वहाँ पे उसको वहाँ पे से उसको निदान करने के लिए उसको रेस्क्यू, ट्रैंकुलाइज या फिर अंतिम विकल्प के रूप में अगर उसको एलिमिनेट करने की भी आवश्यकता है, उसके परमिशन भी सीख किए जा रहे हैं। और अब हमारी टीम जो है, जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही है वहाँ पर हम डिप्लॉय कर चुके हैं। इसमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत, जैसे वेटनरी ऑफिसर या शूटिंग के लिए अगर कोई दल की आवश्यकता है तो उनको भी रिक्वेशन करके यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। और हम जल्दी जो है स्थानीय जनता की ये समस्या है उसका निदान प्रदान करने में पूरी तरह से प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे जल्दी राहत मिलेगी। मसूरी अब हिमालय क्षेत्र की भू गतिविधियों को समझने और पहाड़ों में आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। मसूरी लंढौर रोड स्थित सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान आईआईजी ने बहुआयामी भूभौतिकीय वैधशाला यानी एमपीजीओ का शिलान्यास किया। शिलान्यास CSIR
NEIST के निदेशक डॉक्टर BM तिवारी ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर AP डिमरी, निदेशक IIG ने की। देश विदेश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक इस मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि हिमालय दुनिया का सबसे युवा और सक्रिय पर्वत तंत्र है, जहां भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं आम हैं। नई वेधशाला भूमिगत हलचलों को रियल टाइम मॉनिटरिंग, फॉल्ट लाइनों की गतिविधियों और भूकंपीय तरंगों का बेहद सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी। यह मल्टी पैरामीट्रिक सिस्टम से लैस होगी, जिसमें भू चुंबकीय परिवर्तन, भूमि के झुकाव, तनाव, वायु दाब और विद्युत चुंबकीय संकेतों का डेटा एक साथ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह तकनीक सूक्ष्म भू गतिविधियों को पकड़कर भूकंप पूर्व संकेतों की पहचान में अहम भूमिका निभाएगी। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत तरह की जो है एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं, और वो प्रोसेसेस जियोमैग्नेटिज्म फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या जो एरोनॉमी होता है, जो आयनोस्फीयरिक में जो पर्टर्बेशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। यह वेधशाला जो जियोमैग्नेटिक वेधशाला प्राइमरली है, ये इन सब जो है प्रोसेसेस के बारे में एक नए डेटा देगी, और वह डेटा जो है यहाँ के जो लोकल लेवल में और साथ ही साथ जो ग्लोबल मॉडल बनाए जा रहे हैं, उनमें वो बहुत ही प्रासंगिक है और उपयोगी होगा। सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये आंकड़े राष्ट्रीय डेटा में एकत्रित होंगे, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे आयामों को निष्कर्ष करने में, पढ़ने में, समझने में, उससे आगामी प्रयोग के लिए एकत्रित होकर बहुत एक नई निष्कर्ष पे हम संभवतः पहुंचेंगे। और साथ में ही ये हमको जो भूभौतिकी डिजास्टर को लेके कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड में मददगार होंगे। आयनोस्फेरिक साइस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी, जो कि रेक्टर स्केल से ज़्यादा के भूकंप हैं, उनको आयनोस्फेरिक सिग्नेचर को कैप्चर करने में ये मददगार होगी। और संभवतः तो हम प्रयास ये रहेगा कि हम अर्ली वार्निंग एस्टीमेट को कर पाएँ, और उस एस्टीमेट के अंतर्गत हम जो हैं इस चीज़ों को योगदान करने में एक रिसर्च के माध्यम से, एक भविष्य के निर्माण के माध्यम में उसमें योगदान कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कही, यहाँ पे हम लगे हुए हैं। हम अभी 2 महीने हमको यहाँ पे आए हुए हैं। आज फाउंडेशन ले सेरेमनी है, तो आज ये भगवान के आशीर्वाद से, बद्री विशाल के आशीर्वाद से हमने आज फाउंडिंग डे यहाँ पे सेरेमनी की। और हम आशा करते हैं कि 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे पूरी तरह से नवनिर्मित एक ऑब्जर्वेटरी बन जाएगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे लगाने की अभी प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से टीम को हमने यहाँ पे रिलोकेट किया है, ट्रांसफ़र किया है, जो निरंतर यहाँ पे इस विषय पे काम करते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन लगाएंगे, और वो सब डेटा रियल टाइम में डेटा लॉगर के माध्यम से हमको ट्रांसफ़र होते रहेंगे मुंबई के डेटा लॉगर में, और राष्ट्रीय उसमें एक नए आयाम को जोड़ने में अपनी भागीदारी रहे। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के व्यापक विकास को लेकर 35 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। इन प्रस्तावों से पर्यटन, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। बैठक में सभासद सचिन गुहेर, अमित भट्ट और पवन तलवाल ने मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। फैसलों के तहत दोनों बैरियर अब फास्ट ट्रैक और स्कैनिंग मशीनों से लैस होंगे। उखड़ते कबल स्टोन हटाने के साथ हुसैनगंज क्षेत्र का नाम कृष्णनगर किया जाएगा। मौसी फॉल में रैली जयंती पार्क समेत सुरक्षा दीवार, शौचालय और मार्ग निर्माण को मंजूरी मिली। बारलोगंज और वार्ड 9 में नई डिस्पेंसरी खुलेगी। टाउन हॉल का कायाकल्प किया जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग शुल्क 6,000 रुपए मासिक तय हुआ। आवारा पशुओं के लिए शेल्टर, पेट्रोल पंपों का नया किराया और सभी वार्डों में कैमरे लगाने जैसे प्रस्ताव भी पास हुए हैं। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटिल हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, PWD के अधिकारियों से लगातार आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि PWD ने उसका एस्टीमेट बना दिया है, और ऐसी जगह जहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से कोबल पत्थर हटाने का एस्टीमेट हो गया। जल्दी वहाँ पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। और रही जो आपने दूसरा मामला 56 कोट वाला उठाया, हमारे साथी सभासद थलवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया, और थलवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा गया है कि अगर नगर पालिका के द्वारा किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पालिका करेगी, पर उसमें भी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने रखी है।
कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें हमारे द्वारा विरोध कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे नीचे पेट्रोल पंप वाला मामला था, उसमें हमारा कोई डायरेक्ट विरोध नहीं है, क्योंकि मसूरी में ऑलरेडी 2 ही पेट्रोल पंप है और सीज़न में हमारे को लगता है तीसरा भी होना चाहिए। उसमें हम तो कहते हैं उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा, पर हमें पता चला है कि उसमें कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चल रही है और ईओ साहब द्वारा हमें उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और जब कोर्ट कचहरी का मामला विचाराधीन चल रहा है तो हम कैसे अपने सिग्नेचर कर दें जब तक कि हमको उसके बारे में सही सिचुएशन नहीं बताई गई है। इसीलिए हमने उसे बोला है कि हम उसे पक्का कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पहले हमको सारे तथ्यों से जानकारी दे दीजिए, उसके बाद हम उसको आगे उठा लेंगे। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं, उनमें से 5 या 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है, तो क्यों ना हम उन अन्य विभाग से भी उनके लिए ज़मीन लें। आज जड़ी पानी के अंदर हमारे पास पर्यटन विभाग की ज़मीन है। पर्यटन विभाग ने 30 रुपये के हिसाब से वो ज़मीन ली है लाइब्रेरी की, तो क्यों हमें भी वो दे दे, तो हम 56 कोट के लोगों को व्यवस्थित करें। नंबर 3, लाइब्रेरी चौक के पास जो हमारा वो कूड़ेदान है, उसे व्यवस्थित करने की हमने मांग उठाई है। देखिए, मैं जो डंपिंग जोन वहाँ से हटना था वो हटा दिया गया, उसका सौंदर्यीकरण भी लगभग हुआ, पर वहाँ पर जो आज की जो व्यवस्था है वो एकदम से चरमराई हुई है। वहाँ पे गंदगी के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ढेर हो गई है, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर नीचे, उनका कारोबार उस बिजनेस से चलता है, कूड़े से, और उन लोगों ने उनको पर्टिकुलर पूरे तब्दील कर दिया है। जब अगर कूड़े में ही तब्दील करना था तो उसको हटाने का वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब हटना ही नहीं चाहिए था। और जो इस समय वर्तमान में जो है उसको भी वापस लाके वहीं छोड़ दिया जाए, तो इसका क्या औचित्य है कि उसको हटाया गया फिर शिफ्ट किया गया, क्योंकि व्यवस्थाएं वहाँ दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही हैं। तो उन परिस्थितियों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं करता हूँ कि एक तो जो लोग वहाँ पर इसका व्यवसाय करते हैं, चाहे वो वहाँ के जो बिहार के जो लोग वहाँ पर रहते हैं और वो कूड़े का जो काम करते हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से करा जाए, और जिससे कि वहाँ पे गंदगी कम से कम हो और अच्छा एक संदेश जाए, क्योंकि वहाँ सौंदर्यीकरण का काम हुआ है तो सौंदर्यीकरण दिखना चाहिए। देखिए, जैसा आज के बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है, कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पे भी नियंत्रण हो पाए, ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी, उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। हमारा जो एक हमारी पालिका की जो बड़ी संपत्ति है टाउन हॉल, उसके रखरखाव के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है कि जो छोटी मोटी टूट फूट है, क्योंकि अब यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, चाहे वो शादी है, चाहे वो लोकल हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, तो वहाँ पे ये महसूस किया गया कहीं दरवाज़ा टूटा हुआ है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं हमारा जो जनरेटर है वो ख़राब है, लिफ्ट हमारी ख़राब है वहाँ की, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सदन के समक्ष चर्चा की गई और सभी ने बहुमत के साथ ये रखा है कि टाउन हॉल को मेंटेन किया जाए। बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, टाउन हॉल की पार्किंग में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सदन में बहुमत के साथ ये बात रखी गई है कि टाउन हॉल में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी होती है उनका एक गाड़ी का मासिक किराया 6,000 रुपये निर्धारित किया जाए, जो बोर्ड ने आज तय कर लिया है। और कुछ जो पालिका की जो संपत्तियां थी जिनकी लीज ख़त्म हो चुकी थी और बहुत न्यूनतम किराए पे वो लीज संपत्तियां चल रही थी, जिससे पालिका को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था, तो उस पर आज सदन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि जो भी लीज हुई है, जिनकी लीज ख़त्म हो चुकी है और उनको अगर आगे कंटिन्यू रखना है, तो जो हमारा सर्किल रेट है, मार्केट रेट है, उस पर वो संपत्तियाँ फिर से किराए पे आवंटित की जाए।
मसूरी में बड़ा हादसा होते होते बच गया। घंटाघर सिविल अस्पताल मार्ग पर 56 वर्षीय पुरुषोत्तम का पैर अचानक फिसल गया और करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरे। घटना देखते स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़े और बिना समय गवाए साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय युवा और व्यापार मंडल महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने खाई में उतरकर घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल भी पहुंचे और रेस्क्यू में सहयोग किया। घायल को गंभीर स्थिति में उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार व्यक्ति नशे में थे, जिससे उनका संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया। समय पर लोगों की बहादुरी और एकजुटता से एक बड़ी जनहानि टल गई है। हम लोग हमारे पास जो है एक नागरिक का फ़ोन आया कि यहाँ पे रेलिंग में बैठा हुआ एक आदमी नीचे गिर गया है। तो एकदम से हमारी पूरी व्यापार मंडल की टीम वहाँ पे पहुँची और जब हम लोगों ने देखा कि सच में वहाँ पे एक आदमी गिर गया है और उसका थैला ऊपर ही रेलिंग पे टंगा हुआ था, तो व्यापार मंडल के साथी और हमारे और अन्य दुकानदार हम सब लोग नीचे पुलिस के साथ वहाँ पे नीचे गए और जहाँ पे वो गिरा हुआ था वहीं पे हम लोग पहुँचे। वहाँ पे ज़्यादातर घास और जंगल होने की वजह से वहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई। पहले उसे ढूंढने में काफ़ी समय लगा, फिर जब घास वास काट के देखा गया तो वो नागरिक हमें वहाँ पे गिरा हुआ मिला, जिसको तुरंत हमारे साथियों द्वारा स्ट्रेचर में उसको उठा के ऊपर लाया गया। और भगवान का धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि वो नागरिक बिल्कुल ठीक था। थोड़ी चोट उन्हें लगी थी, जिसको जो है एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था और अब वो बिल्कुल ठीक है। हम बाहर पे खड़े हुए थे, देखा एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था और अचानक से खाई में जा गिरा और खाई मेरे ख्याल से 400-500 फीट नीचे लगभग है। तो उसको हम फिर और दो चार लोग आसपास के आए, फिर मिल के हम लोग गए। फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर पुलिस प्रशासन को कॉल किया, फिर भी व्यापार मंडल के रजत भाई उनको कॉल किया, फिर सभी लोग आए और हम सब लोग नीचे जाके गए और उसको सकुशल रेस्क्यू कर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब उसकी हालत कुछ ठीक है, ज़्यादा मामला गंभीर नहीं है। पेशेंट आए हैं जो पुरुषोत्तम नाम के हैं, 55 साल, और वो यहाँ बारलोरगंज के हैं। अभी जैसा कि 108 वालों ने बताया कि ये 200-300 मीटर खाई पे नीचे गिर गए। तो अभी जब हमने देखा वाइटल्स वाइज तो ये बिल्कुल स्टेबल हैं, पर एग्जामिनेशन करने पे एक तो इनकी नीचे कमर पे अच्छी खासी चोट लगी है, जिसमें वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, परंतु क्योंकि अभी वो उन्होंने अल्कोहल पिया होगा, शायद स्मेल बहुत आ रही है उस चीज़ की, तो ऐसा हो सकता है कि अभी उन्हें बहुत दर्दें जो लगी भी होंगी जो उन्हें पता नहीं है। खटीमा के बीच बाजार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बस में चढ़ते वक्त एक 50 वर्षीय व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी पहचान 21 असम राइफल के पूर्व सैनिक पुष्कर सिंह डांगी के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही खटीमा कोतवाली के 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय देते हुए उन्हें तुरंत नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया था। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वह पूर्व सैनिक प्रतीत हो रहे हैं। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में चढ़ते समय ही उनकी हालत अचानक बिगड़ी और कुछ ही क्षणों में गिर पड़े। हम यहाँ पे खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक से वो बस में उतार दिया बस वाले ने और उनको हार्ट अटैक जैसे पता नहीं क्या आया, एकदम वो बैठ गए। उसके बाद उनकी आंखें पलट गई, उसी टाइम खत्म हो गई। तो उनको कहाँ ले गए? पता नहीं सांस चल रही है नहीं चल रही है हमें नहीं पता, पर हमने पुलिस को बुलाया तो वो ले गए, अभी हॉस्पिटल ले गए। एक 50 वर्षीय आदमी को पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाया गया नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो कि मृत अवस्था में था और उसके कार्ड को चेक करने पे पता लग रहा है कि वो फौजी है। अब मृत्यु के सही कारण जानने के लिए उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा भर के पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु कहा जा रहा है। अल्मोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के पास खेलते बच्चों को जंगल में संदिग्ध पदार्थ दिखाई दिया। बच्चों की सूचना पर प्रधानाचार्य ने तुरंत थाना सल्ट को मामले की जानकारी दी। सल्ट पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया गया। जांच में जंगल में कुल 161 जेलेटिन की रॉड बरामद हुई हैं, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीमों को बुलाकर क्षेत्र की सर्चिंग कराई गई। टीमों ने पदार्थ के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। मामले में थाना सल्ट में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है कि ये जेलेटिन रॉड किसने और किस उद्देश्य से यहाँ रखी थी। पुलिस के अनुसार आमतौर पर जेलेटिन रॉड का उपयोग सड़क निर्माण में पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जांच में सामने आने वाली हर जानकारी से पुलिस समय समय पर अवगत कराएगी। कि ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मांडीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है।
बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम कर रही है। बागेश्वर जनपद के प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए चिंता का माहौल बन गया है। मानसखंड परियोजना में शामिल मंदिर परिसर में स्थित शिव प्रतिमा का त्रिशूल खंडित मिलने की सूचना के बाद घटनास्थल पर एसडीएम सदर प्रियंका रानी मौके पर पहुंची। प्रियंका रानी ने इसे जन आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और अधिकारियों को तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये जिला प्रशासन के संज्ञान में आने पर कि जो सरयू जी के किनारे शिव जी की विशाल प्रतिमा जो स्थापित है, तो वो उसका कुछ पार्ट जो है खंडित हो गया है। तो इस संबंध में तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्रवाई और त्वरित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से आज ही एक्सीएन RWD को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल जो है इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो करें। इस संबंध में आज मेरे द्वारा और एक्सीएन जो RWD हैं उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और इसमें जो है अतिशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट का भव्य स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला और जयकारों के साथ उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम पिंडारी मार्ग स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व जिला अध्यक्ष भगत टसीला, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी, पूर्व राज्य मंत्री एवं ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह टंगड़िया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए जनपद में कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। महीने के अंदर हम लोग कार्यकारिणी बना देंगे और उसमें हमारे सीनियर लीडर, मेरे मार्गदर्शक के तौर पर, मेरे बड़े भाई के तौर पर भगवत सिंह डसीला जी से अपना सामंजस्य बैठाकर कमेटी को बनाएंगे और जल्दी हम उसकी घोषणा भी करेंगे। 2027 को लेकर हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले तो हमने बूथ कमेटियों को मजबूत करना है, बूथ कमेटियां बनानी हैं, जो निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय करना है और भाई भगवत सिंह डसीला जी के नेतृत्व में हमने आगे बूथ जाकर उनको रिचार्ज करने का काम करना है और सारे पुराने जो कांग्रेसी हैं उनसे संपर्क के साथ हम 2027 का चुनाव जरूर पता करेंगे। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार भी उनका करता हूँ कि एक नया प्रयोग कांग्रेस द्वारा किया गया, राहुल जी द्वारा किया गया संगठन सृजन का, और उसके तहत लक्ष्य रखा गया था हमारे रायपुर अधिवेशन में कि समाज के हर वर्ग, हर उम्र, सबको कांग्रेस संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और आज जो प्रदेश की हमारी जो टीम मिल रही है 26 जिला अध्यक्षों की, जो हमारे सांगठनिक जिले हैं, उसमें हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, हर क्षेत्र को एक सामाजिक इंजीनियरिंग का एक नमूना है, जिससे सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और मैं बागेश्वर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक नौजवान अर्जुन भट्ट जी को, जो पहले से ही कांग्रेस के लीडर रहे हैं, संगठनकर्ता भी हैं, उनको यह दायित्व दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।